स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 60 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग साइंस का 70 में 70 नंबर का वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उसे देख लेना। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का 60 नंबर पक्का करने वाले हैं। देखो, इसमें आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 12 मार्क का आता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अति लघुत्तरीय प्रश्न 12 मार्क का आता है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 12 अंक का आता है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 24 अंक का आता है, इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काउंट कर लो स्टूडेंट, मैथ तो आप लोगों का तेजी होगा। देखो 2 2 4 2 6 एंड 4 10 की 0 1 हासिल एंड 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 60 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। बचता क्या है? मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो कि आपको याद करना है और मानचित्र दर्शाना सीखना है। ठीक है स्टूडेंट, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 5000 लाइक का। वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ पहले इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, ऐसा वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? देखो, जो जर्मनी है उसे किस वर्ष, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है और आप लोगों के लिए ऐसे ही 4 ऑप्शन लिखे हैं। मैं चाहता तो केवल सही आंसर का ऑप्शन लिख देता और ये सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे आप कहाँ बोर्ड एग्जाम दो, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। उसमें से जो आपका सही आंसर हो, जो भी आपका सही हो, ठीक है, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लिखो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। और आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है बताएं? वो आपका है 1871 ईस्वी। अब आपको बोर्ड एग्जाम में ये पहले प्रश्न लिखो। ठीक है, अब लिखो क्या आपका कौन सा सही है। देखो, मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना वैसा बता रहा हूं। पहला तो लिखो, यहां प्रश्न लिखो, फिर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखो का 1800, यहां फिर ऐसे करो 1871 ईस्वी, फिर इस पर आपको सही का निशान लगा दो। बस ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पहले लिखो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, फिर आप यहाँ ऑप्शन लिखो का जो सही हो 1871 ईस्वी, फिर सही ऑप्शन लगा दो, फिर ये आपका हो जाएगा। अब ये नहीं कि अपने बोर्ड एग्जाम में चारों ऑप्शन उतारो, चारों ऑप्शन उतारने के बाद जो सही हो उसको टिक लगाओ। आपका 4 ऑप्शन उतारने में 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट लग जाएंगे, और 1 मिनट आप लगा दोगे इधर तो उधर आपका छूट जाएगा। तो आपका ये जो है 1871 ईस्वी सही है, जैसा कहा है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो ये आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? मतलब जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? नंबर 1 ऑटो वन बिस्मार्क, नंबर 2 हिटलर, नंबर 3 आपका है काइजर विलियम प्रथम, नंबर 4 मैथ्सनी। तो इसमें से किन्हें जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? ढूंढो। आई होप कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स में अपने। और हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला है असहयोग। जो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जो असहयोग खिलाफत आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, सेकंड है 1920 ईस्वी में, एंड ये गा है खा आपका है 1913 ईस्वी में, घा आपका है 1921 ईस्वी में। तो इसमें से जो आपका सही आंसर स्टूडेंट वो है 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक में नोट कर लो, कॉपी में। बर्लिन का समझौता कब हुआ? बर्लिन का जो समझौता कब हुआ था? देखो, ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, खा है 1890 ईस्वी में, गा है 1885 ईस्वी में, घा है 1895 ईस्वी में। कब हुआ था बर्लिन का समझौता? आप लोग एक बार गेस कीजिए। जो बच्चे, देखो मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को गेस कीजिए। इस क्वेश्चन में जो बच्चे नहीं जानते वो भी गेस करो कौन सा सही आंसर हो सकता है, और देखें किस किस का सही जाता है। कमेंट करके बताना कि सर हमने इस जो ऑप्शन को गेस किया था और सही गया हो तो बहुत ही अच्छा है, समझ लो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े। अगर गलत गया तो भी अच्छा है। तो आप लोग गेस करो, फिर कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है 1850 ईस्वी। लेकिन इससे पहले आप लोग कमेंट कर देना जो जो बच्चे जो जो ऑप्शन गेस किए थे, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं और बच्चे हम जान सके कि बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश में सबसे धनी देश माने जाते थे? 18वीं शताब्दी में, शताब्दी कौन सी? 18वीं और 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे? देखो ऑप्शन है आपके पास, जापान और भारत, चीन और इटली, फ्रांस और अमेरिका। तो अगर सही आंसर है स्टूडेंट तो वो है चीन और भारत, ठीक है, चीन और भारत। तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए। मतलब जो 1730 ईस्वी में जो दशक था उसमें सबसे पहले कारखाने खोले गए इंग्लैंड में, स्पेन में, अमेरिका में, जापान में। चलो बताओ। आई होप कि आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूं, इंग्लैंड में, ठीक है। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड, जो भी आपको अच्छा लगे। देखो प्रश्न नंबर 7, मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई कब हुई थी स्टूडेंट? ये आपको बताना है। तो आपको मैं बताता हूँ 1824 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, फिर गा है 1844 ईस्वी में, घा है 1874 ईस्वी में। कब हुआ था मैं आप लोगों को बता दूं, वो है खा 1854 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या नाम है? जो जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? जापान की एक पुस्तक है जो कि बहुत ही प्राचीन है, उस पुस्तक का क्या नाम है ये आप लोगों को बताना है। तो गेस करो आप लोग। मैं यहाँ 4 ऑप्शन दिया हूं। नंबर 1 डायमंड सूत्र, नंबर 2 चैप बुक, ठीक है, नंबर 3 बाइबिल, नंबर 4 पिकविक। चलो आई होप कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है वो है स्टूडेंट क्या? डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई? मतलब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो छपाई की तकनीक है, देखो हर एक तकनीक किसी ना, देखो इस देश में एक तकनीक है तो इस देश का नकल किया गया, दूसरे देश में उस तकनीक को बनाया गया, उसी तरह ऐसे फिर अगले देश में, अगले देश में। तो इसी प्रकार से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई, ठीक है, ये आपको बताना है। भारत से, जापान से, या इटली से, या मलेशिया से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग गेस करो और एक क्वेश्चन मैंने बताया था उसे भी कमेंट करो, इसे भी कमेंट करो, ठीक है। आपके पास 3 सेकंड है, 1 2 3। आप लोग जो गेस किए हो कमेंट करो, मैं आप लोगों को सही आंसर बताता हूं। जो ब्रिटेन में छपाई की तकनीक है किस देश से आई, वो है इटली से। लेकिन इससे पहले जो गेस किया था उसे कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं सही ही गेस करते हैं हमेशा, ठीक है। अगला है, देखो गुलामगिरी नामक पुस्तक किस सामाजिक प्रथा पर आधारित है? जो गुलामगिरी पुस्तक है वो किस सामाजिक प्रथा पर आधारित है? नंबर 1 जाति प्रथा, नंबर 2 दहेज प्रथा, नंबर गा है आपका बाल विवाह प्रथा, नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। तो किस प्रथा पर आधारित है? तो अगर मैं बताऊं तो वो है जाति प्रथा। ये जो स्टूडेंट जाति प्रथा पर आधारित था, ठीक है। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी नामक पुस्तक। देखो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरणीय योग, प्रवाह, जैव एंड अनवीकरणीय। तो आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, वो है नवीकरणीय योग, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग नोट कर लो, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग। आप लोग इसे 2-3 बार देखा करो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग इसे नोट ना करो। देखो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे में आप लोगों को बहुत सारे 100-200 बताऊंगा, तो इससे आप लोग 2-4 बार देख लिया करो और माइंड में सेट कर लिया करो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ऐसे ही सुटेबल रहेगा। दूसरा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण, मतलब निम्नीकरण का जानते हो, भूमि कम होना, मतलब भूमि को खराब करना, ठीक है, का मुख्य कारण क्या है? भूमि में कमी आना। तो गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन और पशुचारण, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर वो आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, सही आंसर है इसमें जो है स्टूडेंट अधिक सिंचाई किया जाता है।
अधिक सिंचाई किया जाता है। जब अधिक सिंचाई करोगे तो पानी ऐसे बहेगा, और पानी बहेगा तो पानी के साथ मिट्टी भी बहेगा, और मिट्टी बहेगा तो उसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। अब मिट्टी वहां बह गया तो मिट्टी का नष्ट ही तो हुआ, तो मिट्टी का नष्ट होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? भारत में जो स्तनधारी है वो कितने प्रतिशत लुप्त होने की खतरा है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 30%, ग है 20%, घ है 40%। तो आपको जो सही आंसर है उसे बताना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका सही आंसर है 20%। 20%। ठीक है, अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो सोशल साइंस की भी। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? नंबर फर्स्ट पंजाब, नंबर सेकंड उत्तराखंड, नंबर आपका थर्ड है गुजरात, नंबर 4 मध्य प्रदेश। इन चारों में से जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो है उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध परियोजना स्थित है। तो ये आप लोग समझ लो, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? आपके पास ऑप्शन है दाल, तिल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है दाल। दाल जो स्टूडेंट एक फलीदार फसल है, मतलब इसमें फली होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग 5 और देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट 6 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऑप्शन है बॉक्साइट, खा है आर्द्रक, गा है तांबा, घा है लौह अयस्क। तो आपको इसमें से बताना है सही आंसर। 4 ऑप्शन है और आपको ये पता है बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। अगले वीडियो में बता दिया है कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में फिर से बता दूंगा। तो ये है आपका 6वां, और 6वां का जो सही आंसर है वो है आर्द्रक। आर्द्रक बिल्कुल सही आंसर है। आपका 7वां है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इससे आप लोग गेस कीजिए पहले 3 सेकंड तक, फिर आप लोग कमेंट कीजिए, फिर देखिए आप सही गेस करते हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा। 1 2 3। तो आई होप कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा लोहा, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है बिल्कुल सही एल्यूमिनियम। तो आप लोग अगर सही किए हो तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया करता है? मतलब जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। आपके पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन। तो आपको इसमें से जो सही आंसर है वो बताना है। तो सही आंसर आई होप कि आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो भी एल्यूमिनियम ही है। एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, अगला 9वां, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कच्चा माल है कपास, जूट, बांस, सोयाबीन। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो बताओ। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल है तो वो है स्टूडेंट कपास। कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन संसाधन भारत में प्रमुख है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। देखो स्टूडेंट, ज्यादा भारत में कौन सा परिवहन प्रयुक्त है? आप लोगों को पता होगा जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम सड़क परिवहन से भी जाते हैं। केवल सड़क परिवहन ही हम लोगों के लिए उचित है। ठीक है, ना कि रेल परिवहन, ना कि वायु परिवहन, ना कि पाइपलाइन। सबसे ज्यादा उचित है हमारे सबके लिए सड़क परिवहन। स्टूडेंट, आप लोगों के जानकारी के लिए ये आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करेंगे धमाका, जो कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बारी है। नंबर 1, वियना संधि हुई। जो आपका वियना संधि कब हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। मैंने 4 ऑप्शन लिख दिया है। 1815 ईस्वी में, खा आपका है 1820 ईस्वी में, गा आपका है 1778 ईस्वी में, घा आपका 1971 ईस्वी में। तब इसमें से आप लोगों को सही जो आपका करेक्ट है वो क्वेश्चन जो आपका आंसर कौन सा है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। तो आपका इसमें से जो सही आंसर है वो है 1815 ईस्वी। ठीक है, ये आपका का सही है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, किसने लिखा था? जो वंदे मातरम गीत है उसको किसने लिखा था? तो आप लोग तो जानते ही होंगे, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और खा आपका है गांधी जी, गा आपका है रविंद्रनाथ टैगोर या टैगोर, और घा आपका है इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका है का। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपका का जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो आपका है वो सही है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते हैं? 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो आपका दोस्तों इसमें जापान और भारत, खा आपका फ्रांस और अमेरिका, गा आपका है चीन और भारत, घा आपका है चीन और इटली। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है दोस्तों चीन और भारत। देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक संसार में, विश्व में कौन सा देश सबसे धनी माना जाता था? तो आपका दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है? चीन और भारत। ठीक है, चीन और भारत जो है 18वीं शताब्दी तक सबसे धनी माना जाता था देश। ठीक है, तो आई होप कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई। जो 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी? नंबर 1 पंजाब में, नंबर खा उड़ीसा में, नंबर गा आपका बंगाल में, नंबर घा आपका गुजरात में। तो आपका जो दोस्तों सही आंसर है वो कौन सा है? आपका चौथा, यानी कि आपका गा, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में लगाई गई थी। अब दोस्तों हमारा अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर थे, जो मार्टिन लूथर थे वो कौन थे? नंबर 1 समाज सुधारक, नंबर 2 धर्म सुधारक, नंबर गा आपका है वैज्ञानिक, नंबर घा आपका अध्यापक। तो दोस्तों अगर आप लोग पढ़े होंगे, आपके पास जो गाइड है अवतार विद्या या मास्टरमाइंड या कुछ भी है, उससे अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सा है आपका 5वां नंबर। ठीक है, आपका जो खा धर्म सुधारक है, धर्म सुधारक। ठीक है, खा। तो दोस्तों ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हमारा 6 नंबर आता है, आइए 6 नंबर से हम लोग इसे देखते हैं। अब दोस्तों हमारा 6 नंबर है वो भूगोल से है। ठीक है, भूगोल आप लोगों को पता होगा, आपके इतिहास में भूगोल है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क आपका किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो लौह अयस्क है वो है, पहला प्रवाह, नंबर 2 जैव, नंबर 3 अनवीकरणीय, नंबर 4 नवीकरणीय योग। तो आपका जो सही आंसर वो है नवीकरणीय योग। कौन सा है? नवीकरणीय योग। ठीक है, इतना याद रखना, भूलना मत, क्योंकि यही सब प्रश्न आएंगे। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? भारत अपना देश, उसमें कितने परसेंट स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है? तो आप लोग याद कर लीजिए, नंबर का 10%, नंबर खा 15%, सॉरी खा 20%, नंबर गा 15%, नंबर घा 30%। तो इसमें से आप लोगों को सही आंसर बताना है, तो आपका जो सही आंसर वो है 20%। 20%। ठीक है, याद हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को याद हो रहा होगा मेरे साथ में ही। ठीक है, अगर साथ में याद हो रहा हो तो बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? देश में पूछ रहा है, देश में नहीं, विश्व में, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? नंबर 1 चेन्नई, नंबर 2 न्यूयॉर्क, नंबर 3 आपका मशीन राम, नंबर गा आपका है घा, ये आपका सॉरी घा है। ठीक है, क्या है? चीन। तो आपका जो इसमें से सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मैंने इसे पढ़ाया है एक बार, ये है। ठीक है, कौन सा है? मशीन राम। मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखा देता हूँ, मशीन राम। ठीक है, याद कर लेना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मशीन राम स्थान पर होती है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन रोपण फसल नहीं है।
तो इसमें से आपका जो दोस्तों रोपड़ फसल नहीं है, नंबर 1 गेहूं, नंबर घ आपका है रबड़, नंबर ग गन्ना, नंबर घ आपका चाय। तो आपका दोस्तों ये 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपका जो सही आंसर है वो है गेहूं। गेहूं आपका जो है दोस्तों रोपड़ फसल नहीं है, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 10वां नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो इस 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सही आंसर चुनना है। आई होप कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर। देखिए, नंबर 1 तांबा, नंबर ख आपका बॉक्साइट, नंबर ग आपका है अर्वरक, नंबर घ आपका लौह अयस्क। तो इसमें से दोस्तों जो सही आंसर है वो है अर्वरक, ठीक है, कौन सा है, अर्वरक, ठीक है। तो यहाँ हमारा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 11 से देखेंगे, ठीक है, जो आपका 11 से है, ठीक है। तो 11 से आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन तैयार करते रहना दोस्तों। अब हमारा 11 से क्वेश्चन आता है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। जो सूती वस्त्र उद्योग है, 4 ऑप्शन में से किसका कच्चा माल है। क कपास, ख सोयाबीन, ग बांस, घ नमक। तो इसमें से आप लोगों को सही आंसर चुनना है, जो आप लोगों के लिए मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो आपका दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कपास। याद कर लेना दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है, कपास, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो इसमें से आई होप कि सभी लोग जानते होंगे कौन सा परिवहन साधन सबसे ज्यादा परिवहन साधन मतलब प्रमुख है। नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन, नंबर 3 परिवहन यानी कि वायु परिवहन, नंबर 4 आपका पाइपलाइन। तो आप लोग देखिए, सड़क कितने सड़क बन रहे हैं आजकल, बहुत सारे सड़कें बन रही हैं, अपने देश का विकास हो रहा है। तो आपका जो है वो कौन सा है, सड़क उत्पादन, सॉरी सड़क परिवहन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आते हैं। अब हम लोग नागरिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र का भी हम लोग इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, श्रीलंका स्वतंत्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका जो है स्वतंत्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका, ठीक है, जो मानचित्र में सबसे नीचे होता है श्रीलंका। तो आपका का ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, खा आपका है 1958 ईस्वी में, ग आपका है 1950 ईस्वी में, घ आपका है 1948 ईस्वी में। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है दोस्तों मैं बता दूं, घ आपका जो है 1948 ईस्वी। सभी आप लोग वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और याद करते रहना। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन के लिए भी, तो याद कर लेना। तो आपका नंबर 1 27, नंबर आपका 2 40, नंबर 3 आपका 29, नंबर 4 आपका 31। तो इसमें से जो आपका सही आंसर वो है क्या, गा क्या है आपका 29 राज्य वर्तमान में, ठीक है। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन, इसके बाद हमारा 5 क्वेश्चन और बचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कितनी चीजों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है का, वो भी 4, आपका दूसरा ये आपका खा है, ठीक है, खा 3 एंड आपका गा है 7 एंड घा आपका 8। तो इसमें से आप लोगों को सही आंसर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर वो खा 3 चीजों पर निर्भर करता है, कितनी, 3 चीजों पर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन मैंने बताया है। 15 में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके अभी भी समझ सकते हैं। अब हमारा 5 और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना हो। अब दोस्तों हमारा जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 मंत्रिमंडल, नंबर 3 जो आपका पंचायती राज की संस्थाएं, नंबर घ आपका विधानसभा। अब आपके ऐसे बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। अब इसमें से आपको चुनना है कौन सा सही है। तो आप लोगों को जो सही होगा वही लगाना है। तो इसमें से जो आपका सही है वो है क्या, गा नंबर,
ठीक है। ग नंबर पंचायती राज की संस्थाएं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, का सतलुज बांध, खा सरदार सरोवर बांध, गा हीराकुंड बांध, घा नागा अर्जुन बांध। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? इधर देखिए, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। तो दोस्तों हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में जो आपके इंडिया में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो आप लोग देखिए कितने राजनीतिक दल हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी 4 ऑप्शन है, का 15, खा 20, गा आपका है 6, घा आपका 2। तो आपको इसमें से सही आंसर ढूंढना है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कितने होंगे, अगर याद होगा तो। याद नहीं हो तो आप लोगों को मैं बता दूं 6, ठीक है, 6 आपका सही है। तो यहाँ अब हमारे 2 और क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनके द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। उनके द्वारा जो किए गए निवेश हैं उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 उत्पादन, नंबर 2 व्यय जो खर्च करना, नंबर 3 आपका विदेशी निवेश जो विदेशी निवेश, नंबर 4 कार्य। तो दोस्तों फिलहाल इसमें जो आपका सही आंसर है वो क्या है? विदेशी निवेश, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं तो इसमें आपका जो है विदेशी निवेश सही है, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट्स है आपके बुक के लिए, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, भारत में, लास्ट चैप्टर भी है ये, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? नंबर 1 उपभोक्ता जागरूकता, नंबर 2 व्यवसाय, नंबर 3 सामाजिक बल, नंबर 4 इसमें से सभी। तो अब इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन पुटअप करना है जो सही है, तो वो आपका सही कौन सा है? उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? बहुत सारे बच्चों को पता होगा स्टूडेंट को, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा। तो अगर नहीं पता हो तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, आप लोग शेयर जरूर करोगे, ठीक है। यहाँ उत्तर देख लो, देखो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं ये, चित्रकार हैं। तो फ्रांसीसी चित्रकार जो है पहले लेसन में कौन है स्टूडेंट? यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, फ्रेडरिक सारियू ने कब दिया था? ऐसे ही लगभग हर एक लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछे जा सकते हैं और आप लोग इन सबको तैयार भी करके आप लोगों को जाना है। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यहाँ एक समाचार पत्र है केसरी, तो इसका यहाँ देखो एक समाचार पत्र का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है केसरी। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? आई होप कि आप लोगों को पता होगा, अगर ना पता हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इसका उत्तर है स्टूडेंट, देखो इसका उत्तर क्या है, वो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा आप लोग याद रखना, तिलक द्वारा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या किया गया था? केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये NCERT का क्वेश्चन है। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, पे बड़ी मात्रा थी, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब हम कहते थे कि 19वीं सदी में, ये बात है 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या अर्थ है बताओ? इसका क्या अर्थ है ये आप लोगों को बताना है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, बताओ।
तो अगर इससे पहले आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना और आपका अर्थशास्त्र, संसाधन एवं विकास, इन सबको नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले देख लेना। 4 लेसन और एक आपका अर्थशास्त्र का भी है, 5 लेसन मैंने पढ़ा दिया, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उन सबको देखकर तैयार कर लेना, तब ये सब आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो यहाँ उत्तर है, यहाँ दुनिया की सिकोड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक वृद्धि होना। मतलब यहाँ दुनिया का सिकोड़ने का मतलब है, यहाँ सिकोड़ने का मतलब बताना है तो यहाँ दुनिया की सिकोड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक में वृद्धि होना। ठीक है, पारस्परिक में वृद्धि होना। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन, और आप लोग इसे नोट भी कर लो क्योंकि इससे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आप लोग एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूँ, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी या सीमेंट, इन चारों में से आपका कौन सा सही आंसर बताइए। मैंने कहा है निम्नलिखित में से मिट्टी नहीं है, नंबर 1 लाल मिट्टी, और दूसरा है लेटराइट, तीसरा है पीली और चौथा है सीमेंट। तो बताओ कौन सी मिट्टी नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ दुनिया की सिकोड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक वृद्धि होना। मैं आप लोगों को बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन रिपीट होता रहे। और यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं। भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये आप लोगों ने संसाधन एवं विकास में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। बताओ भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। देखो यहाँ उत्तर है स्टूडेंट, भारत में देखो कई प्रकार की स्टूडेंट मृदा पाई जाती है भारत में। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, यहाँ देखो जलोढ़ मृदा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, काली मृदा, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मृदा, और भी मृदाएं हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेटराइट मिट्टी या मृदा, लेटराइट मिट्टी या फिर मृदा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वन मृदा। तो ये सब भारत में पाई जाने वाली मृदाएं हैं, पाई जाती हैं, और हैं लेकिन रहने दो, बहुत है। ठीक है, पाई जाती हैं। मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती हैं, ठीक है, तो मरुस्थलीय भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हैं आपकी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, याद कर लो, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, यहाँ लेटराइट मृदा, वन मृदा, चाहे जो मिट्टी को हो या मृदा को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। मैंने आप लोगों को इतने सारे मृदा बता दिया, अगर इतना लिख लोगे तो आपका ये जो लघुत्तरीय 2 अंक आता है उसमें कोई आपका काट नहीं पाएगा, 2 में 2 देगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ये था, ये सब बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, जैव और अजैव संसाधन क्या होता है। देखो यहाँ 2 प्रकार से आपसे संसाधन पूछा है, जैव और अजैव। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं जैव संसाधन, फिर अजैव संसाधन, दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, समझो। देखो स्टूडेंट, जैव मतलब जैव संसाधन मतलब देखो जीवन, जैव का अर्थ होता है मतलब इसमें देखो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब इनकी प्राप्ति जो होती है जीव मंडल से होती है, इसमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जैव संसाधन में जीवन होता है, मतलब जीवन, इसमें जीव जीते हैं, जीवन व्याप्त होता है। और इस प्रकार का संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन होता है। जैसे स्टूडेंट आप समझ लो, यहाँ एग्जाम्पल है मनुष्य, पशु, और भी लिख सकते हो बहुत सारे, मनुष्य, पशु या प्राणी जगत, पशुधन या मत्स्य जीवन। ठीक है, मतलब ये सब जीव हैं, मतलब जीते हैं, इस जैव संसाधन के अंतर्गत जीते हैं। कौन कौन से, देखो मनुष्य, पशु, और भी लिख सकते हो जो जीवन मतलब जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ आपको जैव संसाधन समझ में आया। मैंने कहा वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब जीव मंडल का अर्थ है जिसमें जीव होता है, जीवन या व्याप्त होता है, उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। यहाँ आप लोग लिख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आपके पास है मनुष्य, पशु, और भी लिख सकते हो प्राणी जगत, ठीक है, या पशुधन तथा मत्स्य जीवन, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ आपका स्टूडेंट ये था जैव संसाधन। अब हम लोग देखेंगे अजैव संसाधन।
अब स्टूडेंट दूसरा आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का अर्थ है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं, मतलब वो निर्जीव होती हैं, उसमें जीव नहीं होता, वो चल नहीं पाते, वहीं बैठ मतलब रहते हैं जहां उन्हें रख दिया जाता है। मतलब वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं वो अजैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे चट्टानें व धातुएं, इन सबको अगर एक स्थान पर रख दो तो वहीं ही रहेंगी, क्योंकि उसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है और ये निर्जीव चीजों से बनी होती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम लोग जैव को रख दें तो वो चल सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जैव और अजैव। एग्जाम्पल भी समझे रहना, चट्टानें एवं धातुएं। आपको बहुविकल्पीय में दे सकता है चट्टानें एवं धातुएं कौन सी संसाधन है, तो आपको बताना होगा अजैव संसाधन है। ठीक है, अब देखते हैं वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। मतलब अगर वन की कटाई हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर, प्रभाव क्या पड़ रहा है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसको बताना है। तो बताओ, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। देखो यहां नंबर 1 प्रभाव क्या है, सूखा। नंबर 1 क्या है, सूखा। नंबर 2 बाढ़। अगर स्टूडेंट सूखा आएगा, क्योंकि जब ये मतलब वन की कटाई हो जाएगी तो मतलब सूखा जो होता है ना, पानी की कमी, वो हो जाता है। और बाढ़ भी आ जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आए तो कोई रोकेगा नहीं कि पेड़ वेड़ लगे हुए हैं कि रोकेंगे नहीं, तो इसलिए बाढ़ भी आएगा। फिर देखो भैरवदेव डाक सैंक्चुरी कहाँ स्थित है, बताओ। भैरवदेव डाक व सैंक्चुरी कहाँ स्थित है, दोनों। देखो ये जो स्थित है स्टूडेंट, राजस्थान के अलवर जिले में। राजस्थान आप लोग जानते हो राज्य है, उसके अलवर जिले में। ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, तो यहाँ आपको 6वां का आंसर और क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ आप लोग इसे नोट भी कर लो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे स्टूडेंट उसे नोट भी कर लिया करो, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन आएगा आप, लेकिन आपका 3रा नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 7वां नंबर देखो, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है। जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ और किस नदी पर बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, बताओ स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर, मतलब ये जो सरदार सरोवर बांध है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। ठीक है, यह बना हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये 7वां नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है, तो ये जो है राज्य आपका है गुजरात राज्य, और नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन सी हैं। मतलब महत्वपूर्ण जो रोपण फसलें होती हैं जिसे हम लोग रोपण करके लगाते हैं वो कौन सी है भारत में। भारत में चाय भी रोपण ही फसलें हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ऑप्शन में तो आप लोग बता दीजिएगा। दे दिया जाए कि भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें, भारत में चाय, कॉफी, रबड़, इसमें से सभी, तो क्या लगाओगे, इनमें से सभी, क्योंकि सभी तो रोपण फसलें हैं। मैंने सभी को एग्जाम्पल दिया है इसमें से। देखो भारत में चाय ये भी एक रोपण फसल है, कॉफी ये भी रोपण फसल है, रबड़ ये भी रोपण फसल है, गन्ना ये भी रोपण फसल है, केला ये भी रोपण फसल है। मतलब ये सब महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। और भी रोपण फसलें होंगी, लेकिन ये सब जो है ना अति महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ आपको रोपण फसलें समझ में आ गई, ये सब आप लोग लिख देना। और ये था हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ रमा लिखा हुआ है, यानी कि कोड रमा, रा मापे आ का मात्रा। कोड रमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। ये जो नाम बताया गया है कोडरमा किस राज्य में स्थित है और यह किस खनिज के लिए संबंधित है, मतलब किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा जो है झारखंड राज्य में स्थित है। एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, आपको पता होगा। झारखंड राज्य में स्थित है या आर्वरक से संबंधित है। किससे? और यहाँ खनिज कौन सा है? आर्वरक खनिज से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। कोडरमा जो है झारखंड राज्य में स्थित है या आर्वरक से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, जन संचारण मतलब जन संचार के साधन कौन से हैं? मतलब जन संचार के साधन कौन से? जन संचार के साधन रेडियो, ठीक है, या दूरदर्शन, या इंटरनेट, या टेलीफोन, या मोबाइल। ये सब जन संचार के साधन हैं, जन संचार के साधन, ठीक है। ये सब याद कर लो, याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के 2 संघात्मक राज्यों का नाम बताओ। मतलब यहाँ संघात्मक, देखो ये सब एक प्रकार से विश्व की बात किया जाए तो ये सब राज्य हैं जो देश हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक देश में बात किया जाए तो उनका राज्य अलग होता है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग बताओ, पता है? देखो इनका जो आंसर है भारत और अमेरिका, ये 2 संघात्मक राज्य हैं, संघात्मक, ठीक है, भारत और अमेरिका। समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये विश्व के 2 संघात्मक राज्य भारत और अमेरिका हैं। अगला, मार्टिन लूथर जो किंग था, राजा था, की हत्या कब की गई? मतलब मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा, उनकी हत्या कब की गई थी बताओ? 4 अप्रैल सन 1968 ईस्वी में, 4 अप्रैल सन 1968 ईस्वी में। याद कर लो क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही सब पूछे जाएंगे छोटे क्वेश्चन में। और अगर इसे आप लोग तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका जो आपका अतलघुत्तरीय प्रश्न आता है वो आपका कंप्लीट ही हो जाएगा कुछ, ठीक है। 4-5 नंबर जो आते हैं, ठीक है। पहले अगला, नेपाल की राजधानी कौन सी है बताओ? नेपाल की राजधानी पता होगा? देखो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। याद कर लो, नेपाल की राजधानी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों का नाम बताओ, बताओ भारत के पड़ोसी देश का नाम। तो आपके सामने लिखा हुआ है, भारत के पड़ोसी देश का नाम है श्रीलंका और नेपाल, श्रीलंका और नेपाल। तो ये टॉप 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मानव विकास से क्या तात्पर्य है? मानव विकास यानी कि मानव को विकास करना, ठीक है। तो इसका क्या तात्पर्य है बताओ? आपके सामने लिखा हुआ है, इसे एक बार पढ़ो फिर समझो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तब ज्यादा समझ में आएगा। एक बार पढ़ लो फिर समझ लो फिर मैं बताता हूँ, तब पूरा ही समझ में आ जाएगा। पढ़ो सभी लोग। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ लिया। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, मानव विकास का अर्थ है, यहां नाम लिखा हुआ है मानव विकास का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ एक शब्द आता है मानव विकास। तो मानव विकास का क्या अर्थ है? देखो, मानव विकास का अर्थ है क्या? एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए, मतलब एक व्यक्ति हो उसका इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। मतलब जो उसके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, एक सृजनात्मक व्यक्ति की तरह, ठीक है। मतलब समझो, मानव विकास का अर्थ है एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए, मतलब उसका विकास किया जाए लेकिन कैसा कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार, मतलब उसके अंदर जो हुनर है, प्रतिभा है, उसके अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके, ठीक है। तो ये था मानव विकास। अब स्टूडेंट, ये था हमारा, देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब ये अगर आप लोग तैयार करके प्रिपेयर करके जाते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। केवल आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, 5000 लाइक तक पहुंचाना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। इस वीडियो को पहले वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कर दो, सर मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और स्टूडेंट, अब हम लोग जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक जो आगे के क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण, बहुविकल्पीय, अतलघु उत्तरीय, सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब। और अब हम लोग लघु उत्तरीय, फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो ये शब्द है ना, इसका क्या योगदान था, ठीक है, ये आपको बताना है, संस्कृति।
आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको करना क्या है। आपके पास कोई भी गाइड हो, कोई भी बुक हो, कोई भी आपके पास अच्छी बुक हो या गाइड हो, उसमें आप लोग इसे देखकर याद कर लेना। अगर याद ना हो रहा हो तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें से जो आपको सबसे हार्ड लग रहा हो वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पूरा बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी बना दिया है। जर्मनी का एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। करना क्या है, आपको सर्च करना है जर्मनी का एकीकरण बाय सरवन लेक्चरर। आपको वो वीडियो हमारा सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था जर्मनी का एकीकरण जो आपको तैयार करना है। ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न जो है, देखो एक कानून था रॉलेट एक्ट, क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। मतलब रॉलेट एक्ट एक कानून था, ठीक है। तो वो मतलब क्या था, ठीक है। कोई चीज है तो उसका कोई अर्थ तो जरूर होगा, ठीक है। जैसे बुक है तो बुक का अर्थ उसे पढ़ो तो आप करो, ठीक है। और उसका विरोध कैसे किया गया, मतलब उसका विरोध क्यों किया गया कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे सबके लिए हानिकारक है। तो मतलब विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। देखो जो अमेरिका की खोज हुई थी ना, अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करना है, ठीक है। तो अमेरिका की खोज आप लोगों को बताना है और उसमें से दुनिया में होने वाले परिवर्तन हुए थे अमेरिका की खोज के कारण, उसको बताना है, ठीक है। देखो इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है। ढूंढ कर अगर आप लोग एक बार याद कर लोगे और एक बार लिख लोगे तो कोई भी दम नहीं जो आपको भुला सके वो आंसर का, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। देखो क्योंकि अगर आप लोग एक बार याद कर लेते हो, एक बार लिख लेते हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं भूलोगे, चाहे जो क्वेश्चन हो। एक बार आप लोग देख लेना, एक बार याद कर लो और एक बार करो क्या कि उसको लिख डालो, पक्का है याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। लगभग मैंने इसे भी पढ़ाया है, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर है, नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है, कुछ उदाहरण दे दो, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्ता, जो महत्व, ठीक है, महत्ता, ठीक है, का वर्णन करो, ठीक है। किसका, जैव विविधता का। नाम तो सुना होगा क्योंकि बहुत पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हिस्ट्री पहले पढ़े होंगे, समाज विज्ञान पढ़े होंगे, ठीक है, तब इसका नाम सुना होगा, जो कि नाम है जैव विविधता, ठीक है। देखो स्टूडेंट आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा, तो आप लोग याद अभी से कर लो, क्योंकि अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो ये जो सपना है ना ये टूट जाएगा 90% लाने का। तो सपना अगर आप लोगों को रखना है तो याद करो, जो मैं बता रहा हूं इसको कंप्लीट कर लो, थोड़ा और बाहर से भी कंप्लीट कर लो, फिर तो आपका याद क्या, आपको बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे स्टूडेंट। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि। जो ये नदी घाटी परियोजना है ना, इसके आपको लाभ तथा हानि बताना है। अच्छा इसके लाभ हैं तो हानि भी होंगी, कोई चीज है उसका लाभ है तो उसका हानि भी होगा, ठीक है। जैसे नदी से कोई लाभ है आपको, आप उसमें नहाते हो, अपने मतलब कुछ उससे आप कपड़े भी धोते हो, कुछ करते हो ना, तो उससे लाभ है तो हानि भी होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई मतलब डूब जाए तो मर भी सकता है, ठीक है। बाढ़ आ जाए तो गांव में बाढ़ भी आ सकता है। तो मतलब लाभ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के, तो हानि भी है, ठीक है। अगला देखो खनिज संचरण की, जो खनिज संचरण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज संचरण की आवश्यकता मतलब इसकी आवश्यकता है ना, तो इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, एक अच्छा सा सुंदर सा टिप्पणी लिख देना है, ठीक है। क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटा लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अगला है विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, इसके किन्हीं 4 का उल्लेख करो। मतलब ये जो है ना, इनके 4 लोगों का उल्लेख करो, ठीक है। मतलब 4 चीजों का उल्लेख करना है। समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग लास्ट तक देखना, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। यहाँ देखो 10वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए जरूरी पहलुओं का वर्णन करो, ठीक है। जो जरूरी पहल है उसका वर्णन करना है। तो ये था हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं।
आपको कुछ क्वेश्चन दिखे होंगे, ठीक है। पहला यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, धारियता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो है ना, ये विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये विषय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान का पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। इसको भी आप लोगों को याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये क्या है, ये आंदोलन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, ठीक है। इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। देखो, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अभी दिया जाएगा, और इससे पहले आप लोगों ने बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हो और आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना चुका हूं। आप लोग सर्च कर सकते हो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय रामन लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बनाने का मतलब है आपको मैं आज आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को ऐसे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आप लोगों को केवल 10 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ठीक है। ये 10 इंपॉर्टेंट मैं दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा और आपकी बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय 24 अंक का आता है। अगर आपको ये 24 नंबर पक्का करना है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप लोग सोच रहे होंगे सर देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूं, देखो आप लोग अभी से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी से इनकी तैयारी करोगे तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग इन सब क्वेश्चन की तैयारी करते हो मैं आप लोगों को केवल टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं और आपका इसी में 4 जो है ना आपके भूगोल ये सब अर्थशास्त्र सब कुछ इसी में है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो पहला नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण पर विस्तृत प्रकाश डालिए, मतलब लंबा यानी कि बड़ा प्रकाश डालिए इटली के एकीकरण पर। अब समझो अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं दिखे पूरे बुक में तो आप इस पर ज्यादा फोकस करो, इसको कई बार पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको जो मैं बता रहा हूं इसमें किसी एक क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, उस पर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इटली के एकीकरण पर वीडियो बन चुका है, जाकर देख लेना। तो यहाँ इटली के एकीकरण पर आपको प्रकाश डालना है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयार कर लेना। देखो जहां ये क्वेश्चन दिखे जरूर पढ़ो स्टूडेंट, इसे छोड़ो ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया, मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। फिर इसके वापस लेने का प्रमुख कारण बताओ, यानी कि इसको वापस क्यों ले लिया, रिटर्न, इसके कारण बताना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको ये क्वेश्चन देखो गांधी जी ने कई सारा आंदोलन दिया था, ठीक है। तो आपको जहां असहयोग आंदोलन दिखी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर तैयार कर लो। अगर कहीं भी दिखे उसे तैयार कर लो, याद कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन आपको याद करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अगला ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ का वर्णन करो। आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसके बारे में जो जानो, नदी में आप जो जानो नदी के बारे में सब कुछ इसमें लिख दो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में, ठीक है। कि इसमें क्या क्या करते हो, नदी में नहाते हो, गाय भैंस नहाते हैं, सब कुछ इसके बारे में नदी के बारे में लिख दो। इसे जहां भी दिखे आपको क्वेश्चन प्लीज 2-3 बार पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका है टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, तो जरूर पढ़ लेना स्टूडेंट। और अगला है ये भी बहुत ही ज्यादा टॉप क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। देखो जो आपका कृषि की 3 प्रमुख समस्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर तैयार कर लेना स्टूडेंट। दोनों क्वेश्चन प्लीज दोनों तैयार कर लेना, जो 10 मैं बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो कृषि की प्रमुख 3 समस्याओं का वर्णन करो। आप कृषि के बारे में जो समस्या जानते हो, सिंचाई की समस्या, बीज की समस्या, सब कुछ लिख डालो, कम से कम जितना जानते हो सब कुछ इसी में लिख डालो, ठीक है। कृषि के बारे में इसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान, जो जानो सो जानो, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में। अगला 5वां क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोत का विस्तृत पूर्वक वर्णन करो। इसमें आपको ऊर्जा के गैर परंपरागत का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला
आधुनिक लोकतांत्रिक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक एक का उदाहरण भी दीजिए। अब इसको आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जरूर पढ़ना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जो इन क्वेश्चन में से किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो भाई कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 8, 9 जो आपको दिक्कत हो कमेंट कर दो, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं, कोई कहता है हिंदी का इंपॉर्टेंट बनाओगे, कोई कहता है इंग्लिश का, कोई कहता है साइंस का, कोई कहता है मैथ का। तो स्टूडेंट सबको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर मिल सकता है। ठीक है, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने के वाले कारण जो कारक होते हैं उस पर चर्चा करो। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों का वर्णन करो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो, मतलब लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, प्रमुख जो चुनौतियां हैं उस पर वर्णन करो। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में जो विदेशी व्यापार है, विदेश की व्यापार, उसकी 3 विशेषताओं का वर्णन करो, व्याख्या करो। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर आपको फोकस देना है, वर्णन करना है। ठीक है, भारत की 3 प्रमुख विशेषताओं पर वर्णन करो। स्टूडेंट आप लोग कर लोगे। अगर भाई कहीं भी ये क्वेश्चन देखे पढ़ लो। ठीक है, आप किसी भी गाइड से पढ़ लो, मतलब पढ़ लो इन सारे क्वेश्चन को जो मैं टॉप 10 बता रहा हूं, पढ़ के ही जाना, क्योंकि इसमें से जरूर आएंगे स्टूडेंट। अगला, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाओ। जो उपभोक्ता होते हैं उनका शोषण, मतलब शोषण किस प्रकार से किया जाता है, इसको उदाहरण देकर समझाना है। स्टूडेंट ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 को आपको तैयार कर लेना है, और आप लोग इसे नोट भी कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का दीर्घोत्तरीय में उठा है कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आपको जैसे ही हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। और हाँ, सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना हो तो सर्च कर लो सामाजिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय तरामन लेक्चर, आपको मेरा वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहां से आप लोग चैप्टर नंबर 1 भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अगर इन तीन चैप्टर की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे तीनों चैप्टर का एक वीडियो में लिंक मिल जाएगा। देखो, एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त किया गया है, तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखकर तैयारी कर सकते हो। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।